बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं थॉमस हार्डी एज अ नॉवलिस्ट, जो कि इम्पोर्टेंट नॉवलिस्ट हैं लेटर विक्टोरियन पीरियड के इंग्लिश लिटरेचर में। द ग्रेटेस्ट नॉवलिस्ट ऑफ द लेटर विक्टोरियन पीरियड वाज थॉमस हार्डी। ही वाज बोर्न इन 1840 एंड डाइड इन 1928। 1840 में इनकी बर्थ हुई थी और 1928 में इनकी डेथ हुई थी। अब हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स इनके वर्क्स की, हार्डी की, जो कि पेसिमिस्टिक एटीट्यूड, पोएट एट हार्ट, डिससेटिस्फेक्शन विद एज, यूनिक फिक्शन, creation of characters full of coincidences, characteristics of his novel, writer of tragedy, great novels, past master, Hardy style relating to पैराफाइलाइट्स, contribution of Hardy greatest quality। इन चीज़ों को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं पेसिमिस्टिक एटीट्यूड। हार्डीज एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ इज पेसिमिस्टिक and he has written tragedies, unlike Meredith whose attitude to life is optimistic and who has written comedies। जो थॉमस हार्डी थे उनका एटीट्यूड जो था लाइफ के अकॉर्डिंग, लाइफ के रिलेटेड, वो पेसिमिस्टिक था, मीन्स के नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू था, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मेलैंकोलिक पोइट भी समझे जाते हैं, उदास और दुखी किस्म के। और उन्होंने बहुत सी ट्रेजिडीज़ लिखी थी जिसमें जो प्रोटैगनिस्ट है वो लास्ट में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों और ट्रबल्स के वजह से उसकी डेथ हो जाती है। अनलाइक मेरेडिथ के बरक्स, मेरेडिथ के बिल्कुल अपोजिट थे, जो जिनका जो एटीट्यूड था लाइफ के लिए वो ऑप्टिमिस्टिक था और उन्होंने कॉमेडी लिखी थी, जबकि थॉमस हार्डी का जो एटीट्यूड था वो पेसिमिस्टिक था। नेक्स्ट है पोएट एट हार्ट। लाइक मेरेडिथ ही वॉज एट हार्ट अ पोएट एंड एक्सप्रेस हिमसेल्फ ऑल्सो इन वर्ड्स। जो थॉमस हार्डी थे, हालांकि वो नॉवलिस्ट थे, लेकिन उनकी जो वर्सेस होती थी, उनके जो डायलॉग्स होते थे उनके नॉवेल्स के अंदर, वो पोएटिक इन्फ्लुएंस को शो करते थे और वो एट हार्ट एक पोएट थे। Dissatisfaction with age. Hardy's novels and poems are throughout the work of a man painfully dissatisfied with the age in which he lived। थॉमस हार्डी के जितने भी नॉवेल्स हैं उसमें वो डिससेटिस्फैक्शन को शो करते हैं, वो डिससेटिस्फाइड नहीं थे अपनी उस एज के साथ। उनकी एज जो थी वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की एज थी, साइंटिफिक और जो एग्रीकल्चरल जो डेवलपमेंट है वो हो रही थी उनकी एज में, लेकिन उनको सेटिस्फैक्शन नहीं थी उस अपनी एज के साथ, इसलिए उन्होंने अपने वर्क्स में भी इसी चीज़ को ही शो किया है। वॉर ऑफ एंशियंट्स एंड मॉडर्न। इन हिज बुक्स एंशियंट एंड मॉडर्न आर कॉन्स्टेंटली एट वॉर एंड नन इज़ हैप्पी हु हैज़ बीन टच्ड बाय मॉडर्न एजुकेशन एंड कल्चर। तो जो वर्क्स हैं थॉमस हार्डी के, उन्होंने अपने वर्क के अंदर एंशियंट्स जो कि पिछले दौर के लोग होते हैं और मॉडर्न जो कि मॉडर्न टाइम पीरियड के लोग होते हैं, उनके दरमियान वॉर को रिप्रेजेंट किया है कि जो एंशियंट्स हैं और मॉडर्न्स हैं वो बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है, बिल्कुल भी खुश नहीं हैं मॉडर्न एजुकेशन और कल्चर के साथ, जो कि डेवलपमेंट्स हो रही थी उनके इरा में। Next है यूनिक फिक्शन। The Hardy has left a body of fiction unique in its uniformity. No other novelist in England has celebrated a region so comprehensively as Hardy has done। थॉमस हार्डी ने यूनिक फिक्शन दी थी अपने वर्क्स के अंदर, जो कि किसी भी इंग्लैंड के जो नॉवलिस्ट था उसने उनसे पहले नहीं दी थी। क्रिएशन ऑफ कैरेक्टर्स एंड नेक्स्ट। Though Hardy has dealt with limited world, he has created hundreds of characters, many of whom are mere choral voices as in Greek drama। थॉमस हार्डी ने हालांकि लिमिटेड वर्ल्ड के साथ इंटरेक्ट किया है, अपनी नॉवेल्स के अंदर लिमिटेड वर्ल्ड को रिप्रेजेंट किया है, लेकिन उन्होंने हंड्रेड ऑफ कैरेक्टर्स जो हैं वो क्रिएट किए हैं अपने नॉवेल्स के अंदर, जो कि सिर्फ कोरल वॉइसेस हैं जैसे कि ग्रीक ड्रामा में होती हैं, लेकिन उनके जो कैरेक्टर्स हैं वो भी हाईली इन्फ्लुएंशियल हैं इंग्लिश लिटरेचर के अंदर। Hardy's philosophy. Hardy thinks that there is some malignant power which controls this universe and which is out to thwart and defeat man in all his plans। थॉमस हार्डी जो थे वो फेट एंड चांस के ऊपर बहुत ज़्यादा बिलीव करते थे। वो ये समझते थे कि जो फेट है इंसान की, वही इंसान की लाइफ को कंट्रोल करती है, वही ह्यूमन बीइंग्स की लाइफ को डायरेक्ट कर सकती है, या तो वो उसको बचा सकती है या फिर वो उसको तबाह कर सकती है। इट इज़ हॉस्टाइल टू दोज हु अदर देमसेल्व्स एंड हैव देयर ओन वे। नेक्स्ट है फुल ऑफ कोइंसिडेंसेस। थॉमस हार्डी के जो नॉवेल्स हैं वो कोइंसिडेंसेस, फेट और चांस के साथ भरे हुए हैं। ऑन अकाउंट ऑफ हार्डीज फिलोसफी हिज नॉवेल्स आर फुल ऑफ कोइंसिडेंसेस। हार्डी की फ़िलासफ़ी के अकॉर्डिंग उनके जो नॉवेल्स हैं वो कोइंसिडेंसेस से भरे हुए हैं। हालांकि चांस जो है वो लार्ज पार्ट प्ले करता है
उनके नॉवेल्स के अंदर। फॉर दिस हार्डी हैज़ बीन ब्लेम्ड बाई सम क्रिटिक्स हु बिलीव दैट ही डेलिबरेटली introduces coincidences which always upset the plans of his characters. In real life, chance sometimes helps a man also, but in Hardy's novel, chance always comes as an upsetting force. बहुत से क्रिटिक्स ने ब्लेम किया है थॉमस हार्डी को कि वो डेलिबरेटली इंट्रोड्यूस करते हैं कोइंसिडेंसेस को, जो कि कैरेक्टर्स के प्लान्स को डिस्टर्ब कर देते हैं, अपसेट कर देते हैं। कैरेक्टर्स के जो प्लान्स होते हैं नॉवेल्स के अंदर, अगर कोई कोइंसिडेंस आ जाता है तो उनके प्लान्स को तबाह कर देता है। जबकि रियल लाइफ में चांस जो है वो कभी कभी लोगों की हेल्प भी कर देता है, बाई चांस किसी का भला हो जाता है फेट या चांस से। लेकिन हार्डी के जो नॉवेल्स हैं उसमें चांस जो है वो हमेशा एक अपसेटिंग फोर्स के तौर पर रिप्रेजेंट किया गया है। अब हम उनके ग्रेट नॉवेल्स देखते हैं। द ग्रेट नॉवेल्स ऑफ हार्डी आर द वुडलैंडर्स, द रिटर्न ऑफ द नेटिव, द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज, ज्यूड एंड ऑब्सक्यूर. Though are very powerful but is spoiled by Hardy's ruthlessness. At no time are Sue and Jude permitted to escape the shadowing hand of malignant destiny. They are completely defeated and broken. Next, a writer of tragedies. As a writer of tragedies, Hardy can stand comparison with the great figures in the world literature, but he falls short of their stature because he is inclined to pursue his afflicted characters beyond the limits of both art and nature. जो थॉमस हार्डी हैं वो अपनी ट्रेजिडीज़ की वजह से जो दुनिया के जो फेमस लिटरेचर के जो ट्रेजिडियंस होते हैं उनसे कंपैरिजन में इनको देखा जा सकता है। मीन्स कि ये बहुत ही फेमस और इन्होंने बहुत अच्छी ट्रेजिडीज़ लिखी हैं जो कि इंग्लिश लिटरेचर के अंदर और वर्ल्ड लिटरेचर के अंदर इम्पोर्टेंस की हामिल है। नेक्स्ट हम देखते हैं हार्डी का स्टाइल। उनका राइटिंग स्टाइल कैसा था। वो पैथोस को पोर्ट्रे करने में माहिर थे और जो हार्डी का स्टाइल है, उनकी जो प्रोज है वो ये शो करती है कि जो पोइट है उसका क्लोज कॉन्टैक्ट है थिंग्स के साथ। मीन्स के जो उनके डायलॉग्स होते हैं वो पोइटिक स्टाइल में लिखे गए हैं। He describes characters and scenes in such a manner that they get imprinted on the memory. वो जो भी कैरेक्टर्स पोर्ट्रे करते हैं अपने नॉवेल्स के अंदर, सीन्स के अंदर, इस तरह से करते हैं, इस मैनर, इस अंदाज से करते हैं कि वो हमारी मेमोरी के ऊपर प्रिंट हो जाते हैं। हमारी मेमोरी, हमारे माइंड के ऊपर एक स्केच बन जाता है उन कैरेक्टर्स का। अब हम देखते हैं ग्रेटेस्ट क्वालिटी थॉमस हार्डी की। हिज ग्रेटेस्ट क्वालिटी एज अ राइटर is his sincerity and his innate sympathy for the poor and downtrodden. जो ग्रेटेस्ट क्वालिटी है थॉमस हार्डी की वो ये है कि वो पुअर और डाउन ट्रॉडन जो कि गरीब लोग होते हैं उनके साथ सिंपथी थी, इनकी इनेट सिंपथी और सिंसेरिटी थी इन लोगों की जो कि डाउन ट्रॉडन और पुअर लोग होते थे, और ये अक्सर इन लोगों के बारे में ही अपने नॉवेल्स के अंदर लिखते थे। अब हम देखते हैं कि हार्डी ने कंट्रीब्यूट क्या किया था इंग्लिश लिटरेचर को। द मेन कंट्रीब्यूशन ऑफ हार्डी टू द हिस्ट्री ऑफ द इंग्लिश नॉवल वाज दैट ही मेड इट एज सीरियस एज मीडियम एज पोइट्री। कि उनकी जो कंट्रीब्यूशन थी वो ये थी कि उन्होंने नॉवल को भी एक ऐसा सीरियस मीडियम बनाया जैसे कि पोइट्री है, विच कुड डील विद द फंडामेंटल प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ, जो कि जो बुनियादी प्रॉब्लम्स होते हैं, मसले मसाइल होते हैं, डिफ़िकल्टीज होती है लाइफ की, उनके साथ ये डील करती है। His novels can be favorably compared to great poetic tragedies. उनके जो novels हैं वो great tragedies के साथ भी उनको compare किया जा सकता है, और जो characters हैं and the characters therein rise to great tragic heights, जो कि उनके characters हैं वो भी great tragic heights पे पहुंच सकते हैं। To sum up, Thomas Hardy is the greatest novelist of the later Victorian period.